जोहार भाइयों। आज हम झारखंड के सबसे चर्चित नेता, जिनका नाम शायद मेरे कहने से शायद आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, पूरे झारखंड के ऑल ओवर जितने लोग टाइगर जयराम महतो के बारे में जानते ही होंगे। आज उनसे हम कुछ पर्सनली दो चार इनके पर्सनल लाइफ पे, राजनीतिक समीकरण पे दो चार सवाल पूछेंगे। तो जयराम दा, झारखंड के हर युवा में अभी आपका क्रेज बहुत बढ़ चढ़ है और इसका क्रेज आप शायद सोशल मीडिया में हो, यूट्यूब बाबा हो या किस भी हो, वहाँ आपका क्रेज है और सारे युवा अभी आपको झारखंड में सीएम के तौर पे देखना चाह रहे हैं। पर भाई मैं आपसे पर्सनली जानना चाह रहा हूँ, क्या सीएम की ये जो रेस है या सफ़र है इतनी आसान होगी? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम लोग को एक बहुत लंबा सफ़र तय करना होगा। और हम बार बार उदाहरण भी देते हैं कि ये दिल्ली नहीं है। दिल्ली की तर्ज पर हमारी शैक्षणिक व्यवस्था, हमारी सोचने शक्ति, वोट को लेकर हमारी जागरूकता ये नहीं है। हमारा आज भी रिमोट एरिया में रहने वाले लोग, आज भी बहुत तरह का विविधताओं के साथ झारखंड में जीवन यापन करने वाले लोग, आसान नहीं है। लेकिन हम लोग एक व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं और अगर व्यवस्था परिवर्तन अगर संभव हो पाता है तो झारखंड कुछ बेहतर होगा। हम ये नहीं कहते कि झारखंड बेहतर ही हो जाए, लेकिन बाकी जो पॉलिटिशियन लोग चला रहे हैं उससे बेहतर होगा। इसलिए बेहतर होगा तो बकायदा उदाहरण भी देते हैं कि हम लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। वे लोग जो घोटाला करते थे उसको हम लोग कंट्रोल कर देंगे। वे लोग जो खुली छूट देते थे लुटकियों से हम कंट्रोल कर लेंगे। वे जो बैठकर अपने मुनाफों की चर्चा करते थे वहाँ हम लोग किसी नियोजन की रणनीति की चर्चा करेंगे, स्थान नीति की चर्चा करेंगे। हम लोग का जो भी समर्पण रहेगा वो राज्य के प्रति रहेगा। ये तो सही है दादा, आपका आदर्शवादी विचारधारा है और यही विचारधारा के चलते हम लोग सब पर्सनली आपके साथ जुड़ना भी चाह रहे हैं। फिलहाल दादा ये तो है कि आप भी जान रहे हैं कि आपको 81 विधानसभा पे चुनाव लड़ना पड़ेगा और 81 विधानसभा पे चुनाव लड़ना यानी आपके पास अभी 1 साल बना हुआ है आपका पार्टी। हर जगह शायद कोर कमेटी वगैरह कुछ भी बना ना हो और ना बूथ कमेटी बना हो, तो इतनी आसान लड़ाई तो नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल लड़ाई नहीं है। जो मैंने आसान लड़ाई नहीं है, इसलिए नहीं है। सही बात है, हम लोग अभी एक शिशु हैं जो मैंने ठीक अभी यही पल्लवित हो रहे हैं। फिर अभी हम लोग इसमें हल्का सा पुष्प धरेगा, फिर उसमें फल आएगा। तो अभी ये पल्लव हुआ, अंकुर मैंने अंकुरन होते हम लोग ये पल्लव की ओर बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा हम लोग को विकास स्वयं को देना होगा और धीरे धीरे जैसे ही एकेडमिक लोग जुड़ेंगे। यूथ है, हमारे पास एग्रेशन है, हमारे पास एक एनर्जी है, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम लोग अब एक्सपीरियंस लोगों को अपनी टीम में लाएंगे, एकेडमिक लोगों को लाएंगे, बुद्धिजीवी वर्ग को लेकर आएंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग बेहतर करेंगे। बाकायदा इस बात की आज पूरे स्टेट में चर्चा है कि ये जो यूथ है इनकी आज सबसे बड़ा चीज़ जो है वह कि लोग अपनी जो आइडियोलॉजी है उस पर इन लोग अड़ी है और अपनी एक ऐसी पॉलिटिक्स में लोग बढ़ रहे हैं जो शायद लोग सोचना भी नहीं चाहें। तो एक प्रयास बेहतर हुआ है और यूथ है तो जाहिर सी बात है, यूथ बदलाव के लिए यूथ का होना पर्याप्त है। तो हम लोग बदलाव फिर बढ़ रहे हैं। फाइनली दादा, हम आपसे ये स्टेटमेंट चाहते हैं, क्या जेवीके से आज पूरे ऑल ओवर जितना हमारी 81 विधानसभा सीट है इसमें लड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, मैक्सिमम सीटों पर लड़ेंगे और ये तो झारखंड का इतिहास रहा है कि आज तक सिंगल हैंडेड किसी भी दल ने 81 सीटों पर शायद ही उम्मीदवार दिया होगा, लेकिन उन उतनी सीटों पर देंगे जहाँ से हम एक बहुमत के आंकड़ों को छू सकें। उसके बाद आना ना आना, मेहनत होना क्या होगा वो खैर भविष्य जानता है। भविष्य के घर में बहुत कुछ छुपा है। आज अभी हम आपसे अच्छी बात करके जा रहे हैं, पता नहीं रात की अगली सुबह हम दोनों में से किसी की होगी ना होगी, ये तो कोई तय नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार भविष्य के गर्भ में क्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भविष्य के लेकर चिंतित रहें। हम ये वर्तमान है, हमको वर्तमान में जीना चाहिए और हमें कहीं ना कहीं मेहनत करना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी राजनीतिक दल रहे हैं वो कोई विरासत लेकर नहीं आई थी, वो अभी इसी प्रकार हमने 1 से होकर 100 और 100 से होकर लाख तक पहुँची है। तो हम लोग एक प्रयास करेंगे और हमारे प्रयास का परिणाम आ रहा है। दादा, अपना झारखंड में जो अभी हमारी जो पुरानी पार्टी है, जो हमारे बहुत पुराने समय से चल रही है, 50 सालों से चल रही है हमारी जेएमएम, वो अभी अपने बूते अकेले कभी चुनाव नहीं लड़ पाई। वो किसी न किसी भी से गत सालों में गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ी। तो फ्यूचर में यदि इन फ्यूचर इन द केस कुछ होता हो, यदि सिचुएशन क्रिएट होता हो कि जेवीके से का खुदा न खास्ता कि आपका सीट 30-35 के बीच आए, तो खुदा न खास्ता कभी गठबंधन करने का ज़रूरत पड़े, तो फिलहाल उसके लिए उस समय हम जो राज्य की जनता है हम लोग रायशुमारी कर लेंगे। आज के डेट में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम लोग को सर्वे करने में, लोगों की राय लेने में समय नहीं लगेगा। वो समय नहीं कि हम लोग कबूतर के माध्यम से चिट्ठी भेजेंगे या फिर डाकिया के माध्यम से चिट्ठी भेजेंगे। हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरनेट की दुनिया है।
तो हम लोग एक रायशुमारी पब्लिक के साथ कर लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, अगर गठबंधन करें तो किसके साथ, अगर विपक्ष से बैठें तो क्या कर। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग रायशुमारी करने के बाद ही किसी प्रकार का निर्णय लेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए, जनता का ये देश है, तो जनता से हम लोग पूछ के लेंगे। थोपा हुआ लीडर नहीं बनेंगे ना थोपा हुआ नीति बनाएंगे, जनता से पूछ लिया जाएगा। दादा एक चीज़ तो हम बोलना चाहेंगे कि हम पर्सनली आपका पार्टी में इसलिए नहीं जुड़ना चाह रहे थे, अंदर से बहुत काम कर रहे थे। ये सभी लड़का लोग जितना चंदन चाहिए का सबको जान रहा था। पर्सनली हम इसी बात से नहीं जुड़ना चाहते थे कि हम कुर्मी हैं, और इस चीज़ का बहुत दुख लग रहा था मेरे को। हर कोई सब कोई टेक दे रहा था कि जयराम महतो का जेबी के साथ जो है वो कुर्मी का पार्टी है। फिलहाल हम तैयारी कर रहे हैं कि गुलदस्ता सजाएं चंदन कैरी में कि हर जाति का लोग आए। उसका जवाब वो आप दीजिएगा वहाँ पे, सॉरी। तो फिलहाल दादा ये स्टेटमेंट आप हम लोग को जरूर बताइए। नहीं देखिए, हम सबसे पहले बात, हमारे बगल में बनर्जी दा बैठे हैं, तो जो लोग जातिवाद का ठप्पा लगाते हैं उनको उत्तर देने के लिए बैठे हैं हमारे बनर्जी दा। और जिस घर में बैठकर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, खाने खान फरजान खान का घर है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा उदाहरण तो हम नहीं दे सकते हैं। कोडरमा की जनसभा आपने देखा, वहाँ भी पाँव रखने का जगह नहीं था, जबकि वहाँ नॉन कुर्मी बैल थे। तो ये चीज़ें लोग इसलिए सामने प्रेजेंट कर रहे थे ताकि उन्होंने प्रयास किया, हमें तोड़ने का प्रयास किया। हमारे बहुत सारे साथी को इधर उधर ले गए, लव लाभ जो भी मैटर है, क्या है नहीं है। तो हमारे पास भी प्रलोभन आया, बाकायदा हम अडिग रहे हैं, जिद बना के रहे हैं कि भाई ये फ्रेश पॉलिटिक्स करेंगे। तब देखा क्या करें, तो कास्ट लेकर आ गए। ये प्रयास उनका, अगर हम भाई बिक जाते कोई कास्ट मैटर नहीं होता। तो केवल प्रयास किया जा रहा है उनके तरफ से दिग्भ्रमित करने के लिए, जो क्योंकि आज के डेट में इतना आसान नहीं है, इतना सहज नहीं कि एक खुले मंच पर आप गरजते हुए किसी प्रशासनिक अधिकारी को चुनौती दें, आप खुले मंचों पर BCCL को चुनौती दें, उनकी खामियों को गिनाएं, आप टाटा को चुनौती दें कि आपने 1300 करोड़ का हिसाब अभी तक डिमना झील का क्यों नहीं दिया है। इतना आज के डेट में कोई पॉलिटिशियन लीडर इतना मैंने हुआ नहीं है तो जो इतनी बड़ी बातों को रख सके। तो वो लोग देख रहा है कि इतना हिम्मत है भाई। और पहला बात, जब घर से निकले हैं तो कफन बांध के ही निकले हैं। डर भाई तो समाप्त तो बोल, बार बार हम बोले कि हम लोग अंडरटेकर हैं। अंडरटेकर को दर्द नहीं था, हमको डर नहीं। दादा एक चीज़ तो है कि झारखंड में हम कुर्मी नेता लोग का, क्योंकि हमारा चैनल कुर्मी से ही रिलेटेड है। क्षमा चाहते हैं भाई, जातिवाद का समर्थक हम नहीं हैं, पर समाज को प्रमोट करना चाह रहे हैं। पर ये रियलिटी है दादा कि झारखंड क्या, ऑल ओवर इंडिया में हर कुर्मी नेता का जान बढ़ा सकता है। झारखंड में इतने सारे कुर्मी नेता, आप जान ही रहे हैं। पर्सनल ओपिनियन आपके साथ भी है कि आप थोड़ा सा सतर्क रहें। नहीं, ये बात सच्चाई है, चाहे ये बात सच्चाई है, मानना होगा। क्योंकि इसलिए होता है ना कि वो ना कहीं वो खेतीहर कम्युनिटी है, और सबसे ज़्यादा आंदोलन अगर कहीं से तैयार होता है तो खेत से तैयार होता है। चाहे उस आंदोलन को बदनाम करे या नाम करे। सरदार पटेल को भी सरदार उनके नाम में नहीं था, बरदौली के किसानों ने सरदार नाम संजोया। महात्मा गांधी को भी चैंपियन का उपाधि मिला था। कब? जब आपका शायद चंपारण राजकुमार शुक्ला की कहानी पढ़े होंगे आप लोग, हम लोग। तो कहीं ना कहीं किसानों ने उनको ये उपाधि दी थी। तो गांधी के जीवन में भी टर्निंग पॉइंट किसान के कारण था, और वल्लभ भाई पटेल को भी सरदार किसानों ने बनाया। तो हम लोग किसानी कौम के हैं, तो सबसे बड़ा आंदोलन अगर कहीं तैयार होता है तो किसान का होता है। लेकिन सबसे पहले दिग्भ्रमित किया जाता है, हम बार बार अपने भाषणों में कहें कि किसी भी कालखंड का राजा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कुछ टाइम का कालखंड का किसान इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कालखंड का राजा का राजमहल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना किसान का खेत इंपॉर्टेंट होता है। राजा की तलवार से कई ज़्यादा गुना इंपॉर्टेंट किसान का हल होता है। इस बात को हमने रखा है। तो ये ग्राउंड, उसका ग्राउंड ही आंदोलन करना है। इसीलिए आंदोलन करने के कारण, बेबाकी होने के कारण, और सबसे खास बात झारखंड में उन्होंने हमेशा अपना बलिदान दिया है, इसी कारण हमेशा खतरे में रहे हैं। और आज भी मैंने झारखंड बनने के बाद भी खतरे में रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है, और वो चीज़ें हमारे साथ भी आए दिन घटती हैं। बाकायदा हाल ही फिलहाल धनबाद में सुने कुछ छोटे मोटे माफियाओं के बीच भी ये चर्चा भी, बम तो हुआ ही, चर्चा भी हुई थी हमारे नाम को लेकर। तो उससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग का फिर भी एक सतर्कता जरूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों की उम्मीदें हैं। क्योंकि देखिए हमारे साथ निर्मल बाबू, विनोद बाबू का भी आकस्मिक मृत्यु। हाँ, विनोद बाबू साहब बिल्कुल संदेह के घेरे में है। हम उनके जो अंगरक्षक हैं, हमारे काका श्री जगदीश प्रसाद महतो, हमारे घर से पीछे पहाड़ियों के पीछे उनका गांव है, वे उनके अंगरक्षक हुआ करते थे। आज भी वो कहानी को सुनाते हैं कि जानबूझ के हम लोग को उनके साथ उस दिन जाने नहीं दिया गया, क्योंकि हम लोग उनके पिताजी की तरह ख्याल रखते थे, उनकी दवा दिस दैट। तो अचानक एक लिट्टी खाते हैं और दिल का बीमारी का मैटर आता है। तो वही पूछने को जैसे कि 6 महीना मात्र संसद में जाए हुए। नहीं, वो बहुत बड़ा प्लानिंग था। आप और 3 विधायक कुछ तमाम हुआ था। आप यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री की भी कहानी सुनिए कि एक रसगुल्ला खाते हैं, अचानक दिल का प्रॉब्लम होता है, उस देहांत हो जाता है। गोली लगा दो तो सब दुनिया जानती है, लेकिन साजिशों के तहत जो हुआ उसको तो कोई नहीं जाना। टिकाल बाबू भी उसी कहानी में आएंगे।
नहीं, उनको तो फिर गोली लगा तो दुनिया जानती है कि उनको मारा गया है, लेकिन विनोद बाबू, टेकलाल बाबू और सुधीर बाबू के मैटर में ये सब कहानी नहीं आती कि उनको मारा गया है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अगर शोध हो तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ एंगल आएगा साजिश का, आएगा, शायद हम बिल्कुल आपसे आएगा। उम्मीद करेंगे कि ये सब पे कुछ हो। बिल्कुल, अगर हम लोग आते हैं जगह में तो हम लोग बिल्कुल चर्चा करेंगे। हम तो बाकायदा इस निकम्मा सरकार से हम लोग तो उस दिन बाकायदा जमशेदपुर में जहाँ जहाँ मेरा कार्यक्रम हुआ, जब 2 दिन का हमारा कार्यक्रम था, जहाँ जहाँ हमने संबोधन कहा, हमने एक लाइन में कहा कि निर्मल महतो और सुनील महतो तमाम जो भी झारखंड के लिए शहीद हुए हैं और जिनकी हत्याएं हुई हैं उन पर NIA जांच का गठित हो और NIA जांच की अनुशंसा करे केंद्र के पास। साथ ही साथ जो तमाम बातें थी उनको तो मैंने स्पष्ट कहा और आगे भी रखेंगे इन बातों को। दादा, सुदेश दा आप पे कुछ टिप्पणी करते हैं। पर्सनली मैं तो इस चीज़ का समर्थक नहीं हूँ कि आपस में लड़ाई हो, क्योंकि इतिहास दादा हम लोग को और आपको पढ़ाया जाता है कि इतिहास की जो गलतियाँ हुई वो दोबारा दोहराया ना जाए। निर्मल बाबू और विनोद बाबू के बीच लड़ाई मैंने देखिए, मैं चाहे कोई भी रहे, हमने स्पष्ट कहा कि जो भी चाहे हेमंत बाबू रहे, बाबूलाल जी रहे, आज भी हम बाबूलाल सर ही बोलते हैं। हालांकि एक बार थोड़ा सा उन्होंने जब वो बयान दिए थे उल्टा सा कभी कभी हो जाता है बाकायदा, तो सोचा सुदेशदार रहे हैं उनको, उनसे हमारा अगर एज ए ह्यूमन का बात करा जाएगा उनको हम मानते हैं, सभी को आदर करते हैं झारखंड के, लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आएगी भाई तो आपकी नीतियों की हम आलोचना करेंगे, क्योंकि आपकी नीतियाँ, चूँकि राज्य को आपको संवारने का अवसर मिला था, आप संवारे नहीं, तो जाहिर सी बात है आपकी जो उपस्थिति रही सदन में, चाहे हेमंत बाबू रहे, बाबूलाल जी रहे या सुदेश जी रहे, जो भी हमारे अगुवा रहे, चाहे अर्जुन मुंडा जी रहे, तो आपकी नीतियों की आलोचना हम करेंगे। बाकायदा अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो हम देखिए, हम चाहेंगे कि उनका जो राजनीतिक हो, बाकी उनका जो बेहतर जीवन हो, उनका खेत खलियान सलामत रहे, उनका परिवार सलामत रहे, हम कामना करेंगे। दादा, एक वो वाक्य याद आ रहा है जब जब निर्मल बाबू को शिबू सोरेन जेएमएम में लाके विनोद बाबू को साइड किया जाता है जेएमएम से, क्या यही टकराव आज बढ़ती आपकी लोकप्रियता, सुदेश महतो की घटती लोकप्रियता, इसका एक कारण भी बन सकता है कि महतो में लड़ाई? नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम अपने प्रतिभा के दम पर यहाँ पर आए हैं, हम और जो हम अपना बेबाक अंदाज कहिए या फिर अपनी निडरता कहिए या फिर अपनी वाक्य शैली कहिए, शब्दों का चयन कहिए या फिर इतिहास, भूगोल, संविधान की जानकारी कहिए, हमने उसके माध्यम से यहाँ तक परिचय बनाया है और हमारी भी आइडियोलॉजी, हमारा पथ अलग है। बाकी वे लोग पॉलिटिक्स में स्थापित लोग हैं, उनसे हमारी तुलना नहीं हो सकती है। बाकायदा वो 20-25 वर्षों तक पॉलिटिक्स में है, तो वे हमसे काफ़ी ऊपर ख्याति के लोग हैं। हम लोग तभी मैंने क्या बोले अंकुरित हो रहे हैं। अभी हम लोग का ये सीखने, बहुत कुछ सीखना है, बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तो हमको अगर व्यक्तिगत बोला जाए तो हम खुद उनसे, उन लोगों से अपनी तुलना करने से बचेंगे। हम नहीं तुलना करना चाहेंगे, चाहे हेमंत सोरेन जी रहें, शिबू सोरेन जी रहें, सुदेश बाबू रहें, उनसे हम तुलना नहीं करना चाहेंगे। हम एक ऐसे युग के युवा है जहाँ डिजिटल क्रांति है। हम उनमें देखिए, सबसे पहली बात, अभी बहुत सारे लोग वर्तमान से मान के चलिए, लोग कहते हैं कि वो लीडर वर्तमान में कभी कोई वैल्यू नहीं लगाता है, वो तुलना बहुत से लगाता है। देखिए, जब हम भी जब बहुत बन जाएंगे ना, तो उस वर्तमान का तुलना हमसे कहेगा। एक टॉप टाइगर जो स्कॉर्पियो में 4 घंटा भाषण देता था, आज जो लोग हमको लगाते हैं कि नहीं आपसे बेहतर फलाना थे। एक बात याद रखिए, जब सुनील गावस्कर ने 34 सेंचुरी नहीं, सबसे पहले डॉन ब्रैडमैन ने 29 को 100 लगाया था, तो दुनिया ने कहा ये मील का पत्थर कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा। गावस्कर आए, उन्होंने 34 शतक लगाया, फिर दुनिया ने कहा नहीं अब ये काफ़ी है। तब मास्टर ब्लास्टर की एंट्री, उन्होंने 51 सेंचुरी लगाई। अभी भी कोहली उसके पीछे लगे हुए हैं, जो रूट पीछे लगे हुए हैं, स्टीव स्मिथ लगे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में किसी ने कुछ किया वो अस्थायी होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो लोग हमारे, स्वाभाविक है, वर्तमान को कभी वैल्यू नहीं दिया जाता है। ये वर्तमान फिर जब पास्ट बन जाता है तब बोलेगा एक था टाइगर बंदा, उसमें दम था, जो बड़े मंचों से सीओ को दहाड़ मारता था, ओएडीसी का आके बुलाता था, टाटा की बखैया उधड़ देता था। तो ये दुनिया की रीत है, माइंडसेट है, क्योंकि आप वर्तमान में अभी हम जिंदा हैं, अभी आपकी उतनी तारीफ नहीं होगी। लेकिन जब 2040 आएगा ना, उस समय जो यूथ निकलेंगे फिर उनसे हमारी तुलना होगी कि तुम क्या हो यार, टाइगर जहर महतो एक था, स्कॉर्पियो पे दहाड़ता था। जैसे भी हम लोग की कहते हैं कि तुम क्या हो भी, जगन्नाथ बाबू थे, तो फला सुदेश बाबू थे, हेमंत बाबू थे, शिबू सोरेन थे। तो ये नियम है कि पास्ट से तुलना किया जाता है प्रेजेंट का, लेकिन हम बार बार कहेंगे कोई किसी का तुलना नहीं हो सकता है और दुनिया किसी की भी रुक नहीं सकती है। परिवर्तन संसार का नियम है, ये मैंने शाश्वत सत्य, इसको स्वीकारना होगा और हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ होता है। क्योंकि अभी देखिए सबको अभी महेंद्र सिंह धोनी सभी को आदर्श मानते हैं, बताइए कितना दिन तक आदर्श मानेंगे आप? आज के 5 साल बाद महेंद्र सिंह धोनी को लोग भुला देंगे, ईमानदारी से कहता हूँ। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, स्काई, इनका नाम लोगों की जुबान पर होगा। सचिन तेंदुलकर जुबान पे था ना, आज की मेरे देखिए नाम अपना हाथ में लिखे हैं, द लेजेंड ऑफ क्रिकेट सचिन इस्गवाड़, इतना बड़ा फैन थे। तो एक टाइम होता है, तो उस समय क्योंकि आप जब हम लोग का समय आएगा, हम लोग भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जब हम लोग का समय आएगा तब आप
ना निर्मल दा के पास जा पाएंगे, ना विनोद बाबू के पास जा पाएंगे। आपके पास जो है उसी पर आपको उम्मीद करनी हो, इस बात को स्वीकारना होगा। और अभी मान के चलिए अगर हम लोग को आप स्वीकार नहीं करते, सबको हो जाए, तो किसको स्वीकारेंगे? तो वही तो स्थापित लीडर का बेटा लोग को स्वीकारना होगा, जिनके पास ना संविधान की जानकारी है, ना जिनके पास कोई अपनी योग्यता है, बस पिताजी के नाम पर। कितना दिन तक ये चलेगा बताइए? तो हम लोग अगर यहाँ तक आए हैं तो अपनी योग्यता के दम पर आए हैं। अगर आप योग्यता को नहीं स्वीकारते हैं, अगर आप टैलेंट को नहीं स्वीकार करते हैं, तो दो ही तर्ज पर लोग नेता बनेंगे, या तो पैसा वाला या तो बाप का बेटा बनेगा। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है झारखंड में। आप तमाम उदाहरण ले लीजिए, जितना भी नए अभी देखिए कौन कौन बने नया, देखिए कब हफीजुल अंसारी बाप के नाम से बने, नेहा तिर्की बाप के नाम से बनी, अम्बा प्रसाद बाप के नाम से बनी। एक भी नया लीडर बताइए हमको जो अपना व्यक्तिगत छवि के कारण बने। एक बड़ी कम ही मुश्किल से 1% भी होगा तो अपनी छवि के कारण लीडरशिप में अपने आप को स्थापित किया। या तो पैसा, संजय सेठ पैसा के दम पर बना। संजय सेठ को कोई नहीं जानता था, लेकिन जानता है सेठ है तो अरबपति होगा। तो दो ही कारण आज मैक्सिमम है आज के डेट में लीडर बनने का। बदलाव तो हुआ है कि अभी हम लोग किसी भी मोड़ में बात करते हैं तो खट्टा पे बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात होता है। जो हमारे यहाँ कहीं खरठा में, कुड़माली में, नागपुरी में, राढ़ में, सब जो अपनी भाषाएं हैं उनमें लोग गर्व होकर बात कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है। और दूसरा बात, एक साधारण सा युवा इतना बड़ा कॉलेज आया है कि वीडियो ऑफिस के सामने जाकर दहाड़ लगा सकता है, नीतियों की आलोचना कर सकता है, गरज कर बोल सकता है कि हम जाएंगे तो जाएंगे, तुमको भी लेके जाएंगे। इतना हिम्मत आया है। तो अच्छा जयराम दा बड़ा खेल प्रेमी लग रहे हैं, कौन सा पसंदीदा खेल है फुटबॉल या क्रिकेट? देखिए अगर हमारी बात की जाए तो हम बेहतर क्रिकेटर थे। आपको स्टोरी थोड़ा सुनाई देते हैं। हाँ, क्रिकेटर थे और बेहतरीन लंबा लंबा सिक्स लगाते थे और काफ़ी मेडल्स हमारा घर में है, बहुत सारा ट्रॉफी जीते हैं। और फुटबॉल में हमको इसलिए आना हुआ क्योंकि फुटबॉल को भी हमारा बहुत लगाव है कि अब जाहिर सी बात है जाते थे टीम के साथ तो उनको जर्सी उर्सी धोना पड़ता था। तो बोले नहीं यार, जर्सी धोने के लिए हम नहीं आए, हम खेलने के लिए आए हैं। तो फिर हॉल सा खेलते थे। हॉल का मतलब हाँ मतलब मेरा रोल था कि या तो खिलाड़ी पार होगा तो बॉल नहीं, और बॉल पार होगा तो खिलाड़ी नहीं, दोनों साथ में नहीं पार होगा। हम डिफेंस करें दोनों साथ में नहीं पार होगा, ये तो नियम था। हाँ, डिफेंस के बहुत चोट लगा है। देखिए आपको चिन्ह भी हाफेंड में देख सकते हैं आप। नरहारा देखिए, नरहारा देखिए पूरा दिख रहा है, जितना नरहारा देखिए सब फटा हुआ है। आज देखिए चला गया है, आज देखिए यहाँ देखिए खुल गए, आज का देखिए चोट। तो ये स्पोर्ट्स पसंद करता है। हाँ, फुटबॉल में हमको नॉकशूट प्लेंटी मारना बहुत अच्छा लगता है। हम देखे हैं। हाँ, नॉकशूट आप जो बेहतर से बेहतर गोलकीपर को खड़ा कर लीजिए ना, बहुत इतना एकदम मैंने मैक्सिमम चांसेस से गोल मारने। तो स्पोर्ट्स, हाँ स्पोर्ट्स इसलिए होना चाहिए कि स्पोर्ट्स ऐसा चीज़ है जो लोगों को जोड़ता है। स्पोर्ट्स में जाति धर्म मजहब नहीं देखा जाता है। विवेकानंद ने भी कहा था कि फुटबॉल खेलो। क्यों? क्योंकि हम ये जर्सी मेरा बदबूदार है, लेकिन जब हम हाफ टाइम में बदलेंगे तो मेरी जर्सी को कोई अगला खिलाड़ी पहन के उतरेगा। यही जर्सी अगर हम अपना घर में अपना भाई को पहनने देंगे, नहीं पहनेगा। वो मेरा ब्लड रिलेशन है, मैं बड़ा एक सेंट लगा रहा है, लेकिन फुटबॉल एक इमोशन हो रहा है। क्रिकेटो भी स्पोर्ट्स होता है, तो स्पोर्ट्स वाली वाव होना चाहिए। दादा बहुत सारी सवाल है पर समय रात्रि होगी, फिर आइए कभी पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 2 तो बनाएंगे, पर अभी भूख लगा है, माड़ भात वगैरह खिलाइए और क्या बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। और जहाँ पर खान साहब के दरबार में है, इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। बड़े बड़े शहंशाह और बड़े बड़े फकीर इस दरबार में आते हैं तो अपनी झोलियाँ भर के जाते हैं। तो खान साहब जो हमारे केंद्रीय महासचिव हैं, किसी को खाली नहीं भेजेंगे। कुछ ना कुछ माड़ भात हो, साग सब्जी जरूर उसका बंदोबस्त होगा। स्वराज का, शिवाजी राजे का।